नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। यूपी विधानसभा में चुनाव जीतकर आए सभी 403 निर्वाचित विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जा चुकी है। ऐसे में सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बतौर विधायक पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके बाद सपा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को भी विधायक पद की शपथ दिलाई गई। पहले दिन कई विधायकों ने शपथ ली थी। इसके बाद ये सिलसिला मंगलवार यानी कि आज भी जारी रहा। वहीं आजम खान को भी विधायक पद की शपथ लेने के लिए आज विधानसभा आना था, जिसके लिए जेल प्रशासन ने अदालत से अनुमति भी मांगी थी ताकि वो विधानसभा जाकर शपथ ले सकें, लेकिन कोर्ट ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। हालांकि उनके बेटे अब्दुल्ला अंसारी और भतीजे शोएब अंसारी ने विधायक पद की शपथ ली है। तो वहीं इसके अलावा शिवपाल यादव भी आज विधानसभा नहीं पहुंचे और विधायक पद की शपथ नहीं ली। तो इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। योगी सरकार के मंत्रियों के लिए कमरे आवंटित हो चुके हैं। वरिष्ठ मंत्रियों को मुख्य भवन में फर्स्ट फ्लोर पर कमरे मिले हैं। राज्य मंत्रियों को बापू भवन में कमरे दिए गए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर सरकार बनने के बाद जिस तरीके से गतिविधियां आगे बढ़ती हैं वो सिलसिला भी आगे बढ़ चुका है। राज्य मंत्रियों को बापू भवन में कमरा मिला है, जबकि जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनको विशेष स्थान पर कमरे दिए गए हैं। वरिष्ठ मंत्रियों को मुख्य भवन में फर्स्ट फ्लोर पर कमरे मिले हैं, जबकि जो राज्य मंत्री हैं उनको बापू भवन में कमरे दिए गए हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये लिस्ट है, सूची है, जिसमें मुख्य भवन, किसको बापू भवन में कमरा मिला है वो भी नवीन भवन, कमरे की जो संख्या है वो भी अलॉट हो चुकी है। योगी सरकार के मंत्रियों को कमरे अलॉट हो चुके हैं। जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनको मुख्य भवन के फर्स्ट फ्लोर पर कमरे मिले, जबकि जो मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री का दर्जा रखते हैं, माफ कीजिएगा, उन्हें बापू भवन में कमरे दिए गए हैं। तो अखिलेश यादव ने, आपको बता दें कि जो सहयोगी दल है उनके विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक बेहद खास है। अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई, लेकिन उसमें शिवपाल यादव पहुंचे नहीं। शिवपाल यादव कहां थे? शिवपाल यादव थे इटावा में, भागवत सुन रहे थे महाराज, लेकिन इस दौरान मीडिया से बातचीत करने से दूरी बनाए रखते नजर आए। सपा गठबंधन से दूरी बनाकर रखी यहां पर शिवपाल यादव ने, और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भागवत कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव ने मंगलवार को गठबंधन दलों की बैठक बुलाई ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार चूक कहां हो गई, जिससे सत्ता में पहुंचने का जो सपना है वो टूटा। लेकिन इस बैठक ने सपा गठबंधन में हार के बाद आई दरार को सतह पर ला दिया है। एक तरफ जहां नाराज चल रहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने बैठक का बायकॉट किया और पाए कहां गए? इटावा में। तो वहीं महान दल को भी न्योता नहीं मिला था। हालांकि महान दल के जो प्रमुख हैं उन्होंने इस बात पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जो विधायक हैं उनको बुलाया गया था ताकि विधानसभा की जो कार्रवाई है उसको सुनिश्चित और सुचारू रूप से कैसे चलाया जा सके, इस बात पर चर्चा हो सके। अब चूंकि हमारा कोई विधायक है नहीं तो हमारा जाना बनता नहीं है, लेकिन शिवपाल यादव चर्चा का केंद्र बने रहे और ये कहा जा रहा है कि क्या चचा नाराज हो गए हैं और गठबंधन में दरार आ गई है क्या? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद भी सेना भर्ती प्रक्रिया अधूरी होने और खाली पड़े पदों को न भरे जाने को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। उन्होंने राजनाथ सिंह से कहा कि सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना तमाम भारतीय युवाओं का सपना होता है। युवा इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सेना में भर्तियों के परिणामों, नियुक्तियों में देरी होने से युवा अब परेशान हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने पत्र के जरिए बताया कि वायुसेना में सैनिक की भर्ती के लिए नवंबर 2020 में परीक्षा हुई थी। उसी महीने परिणाम भी जारी किया गया था। सभी टेस्ट होने के बाद प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट भी जारी कर दी गई थी, लेकिन अभी तक एनरोलमेंट लिस्ट जारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि भर्ती से जुड़े युवाओं का कहना है कि एनरोलमेंट लिस्ट की तारीख बार बार बढ़ा दी जाती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार में पंचायती राज मंत्री रहे भूपेंद्र चौधरी को योगी 2.0 सरकार में पंचायती राज मंत्रालय का जिम्मा मिला है। जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि विपक्ष पूरी मजबूती के साथ सरकार के सामने खड़ा होगा, सरकार को एक भी गलत काम करने नहीं देंगे। हमारे साथ पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी सर हैं। किस तरीके से सर दोबारा कार्यकाल आप देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती है सर? इस प्रदेश की महान जनता ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में एक बड़ा जनादेश दिया है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोगों ने गांवों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चाहे स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े विषय हों, चाहे ऑपरेशन कायाकल्प के कार्य हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा मिनी सचिवालय के रूप में गांवों की आवश्यकता गांव में पूरी हो, इसका प्रयास हम लोगों ने किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी हमने बड़े स्तर पर चिन्हित करके गांव में ही कूड़े का निस्तारण करने का एक कार्य योजना बनाकर हमने पिछले सत्र में उस पर काम किया था। आगे उस योजना को आगे बढ़ाएंगे। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसा दिशा निर्देश होगा, मार्गदर्शन होगा, उसके आधार पर हम लोग विभाग की गतिविधि आगे बढ़ाएंगे। 100 दिन की काम की समीक्षा एक बड़ा किस तरीके से देखते हैं? नहीं, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखते रहे और हमने अपने काम को जनता के बीच में रखकर पिछले 5 वर्षों के जनादेश मांगा है। प्रदेश की महान जनता ने आशीर्वाद इसने हमें दिया है, तो निश्चित रूप से हम लोग ये अपने काम को और प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ाएंगे। हमें और इस प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद इसने हमें मिला है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हम प्रदेश की बेहतरी के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, गांव को एक आदर्श और विकसित गांव बनाने के लिए प्रयास करेंगे। शुक्रिया सर। भूपेंद्र चौधरी हैं, पंचायती राज विभाग दोबारा मिला है दूसरी सरकार में, क्योंकि योगी जो फर्स्ट सरकार थी उसमें भी पंचायती राज था और दूसरी बार सरकार बनने के बाद आज पहली बार अपने कार्यालय में आए हैं। निश्चित रूप से जो पिछले सरकार में काम रह गए थे सरकार में पूरा करेंगे। कैमरामैन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं विधान परिषद में समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष मनोनीत होने के बाद संजय लाठर ने जनता टीवी से खास बातचीत करी। संजय लाठर ने कहा कि वो विधान परिषद में विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, प्रदेश की जनता की समस्याओं को विधान परिषद में उठाने का काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि सदन निर्धारित अवधि तक चलाया जाए। नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद संजय लाठर सर हमारे साथ में है। बड़ी जिम्मेदारी मिली है और निश्चित रूप से किस तरीके से निभाएंगे सर बात करेंगे आपसे। एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि जनता की जो आवश्यकताएं हैं, जो समस्याएं हैं, किस तरीके से सर आप विधान परिषद में उठाएंगे? देखिए, विपक्ष की जिम्मेवारी है कि सरकार को आईना दिखाए। सरकार जो गलत काम करती है, सरकार जो जन विरोधी काम करती है, सरकार जो अपने वादे करके आई है कि हम ये काम कर दो, हम वोट देंगे, जो वादा किया था, वो जनता के सदन के द्वारा उनके सामने रखेंगे और उनको ये कहेंगे कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। सरकार के आईने की तरह से विपक्ष का काम होगा, आईना दिखाने का काम होगा। पिछली सरकार में सर समाजवादी पार्टी का एक बड़ा जनाधार था विधान परिषद में। इस बार थोड़ा सा कम है। किस तरीके से अपनी बात को रखना, या फिर जो बिल पास होंगे अपनी बात को किस तरीके से अध्यक्ष से ऊपर किस तरीके से बात रखेंगे आप? देखिए, पहले भी हमने बड़ी दमदारी के साथ जनता की आवाजों को, जनता की सोच को, जिस तरह से सरकार कोई गलत काम करती थी उसका पूर्ण तरीके से विरोध भी किया और रचनात्मक तरीके से विपक्ष का काम चलाया था। अब की बार भी पूरी मजबूती के साथ विपक्ष समाजवादी पार्टी सरकार के सामने खड़ा होगा और सरकार अगर कोई गलत काम करेगी तो गलत काम करने नहीं देंगे। और कानूनों के मामले में हर कानून पर हम पहले भी, जब मैं सदस्य था तो हर जितने कानून बनते थे उस पर हर पर अपनी टिप्पणी, अपनी बात करता था। और अब भी हम हर कानून के ऊपर जो कानून बनाएंगे, जो जनता के लिए काम लाएंगे, उस पर विपक्ष के तौर पर जो हमें जिम्मेवारी सौंपी गई है बहुत मजबूती से उठाएंगे और काम करेंगे। शुक्रिया सर। तो संजय लाठर सर का कहना है कि विधान परिषद को या फिर विधानसभा का सदन है वो लंबा चलाना चाहिए, क्योंकि जो जनता की समस्याएं हैं तभी वो उन पर डिबेट हो सकती है, तभी उनके जो सुझाव, जो अच्छाई के लिए जो बातें हैं तभी पटल पर रखी जा सकती हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। यूपी विधानसभा में आज गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने विधायक के तौर पर शपथ ली। जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा
कि जनता ने उन्हें दुआओं से सींच कर भेजा है। उन्होंने कहा कि जहां भी भ्रष्टाचार होगा वहां हिसाब किताब होना ही चाहिए। हमारे साथ मुख्तार अंसारी के बेटे और अब्बास अंसारी जी हैं, मऊ से विधायक निर्वाचित होकर के आए हैं, शपथ ग्रहण भी किया है। बहुत बहुत बधाई, आज आपने शपथ ली है। जनताओं की काफी अपेक्षाएं मऊ की हैं, किस तरीके से निभाएंगे उसको? देखिए, पूरी कोशिश किया जाएगा कि जनता ने अपने आशीर्वाद अपनी दुआओं से सींच करके हमको प्रदेश की पंचायत में भेजा है, यहाँ सदन का एक सदस्य बनाया है। तो मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वो बुनकर बहुल क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है। तो बुनकर बहुल क्षेत्र की मैं एक कोशिश करूंगा कि किसानों के तर्ज पर उनको भी मुफ्त बिजली दी जाए, और किसानी का क्षेत्र है तो वहां जो पानी की समस्याएं हैं उस समस्याओं का भी निर्वहन किया जाए, उस समस्याओं का कहीं ना कहीं से समाधान निकाला जाए, उस पर भी काम करा जाएगा। हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है कि हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराएं ताकि सामान्य शिक्षा और समान स्वास्थ्य सबको दिलवा सकें, उसके ऊपर काम करेंगे। उसके साथ साथ माँ बहनों की इज्जत आबरू मान सम्मान सुरक्षित रहे, उसके ऊपर हम एक ऐसा मजबूत कानून बनाने के ऊपर काम करेंगे जिससे हमारी माँ बहनें आधी रात को भी अगर कहीं जाना हो, कहीं हॉस्पिटल भी जाना हो तो हिचकिचाए ना। कानून व्यवस्था पर आपने कई सवाल उठाए थे। आपने भी कहा था कि जो अफसर लापरवाह बेअंदाज हो गए उनसे हिसाब किताब लेना है। देखिए, मैंने ये कहा था, कुछ बना दिया उसको कुछ। मैं आज भी ये कहता हूं कि जहां भ्रष्टाचार होगा वहां स्क्रूटनी होनी चाहिए, वहां हिसाब किताब होना चाहिए। क्योंकि मेरे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो जो लोग खाऊ हैं या अपने पद पर बैठकर उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पद की गरिमा को तार तार कर रहे हैं, उन सब लोगों का हिसाब किताब होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, आप प्रधानमंत्री जी से काफी प्रेरित हैं, अभी आप कह भी रहे थे ना खाने दूंगा ना खाऊंगा। योगी जी से आपने बुलडोजर को लेकर क्या किस आप इस तरह? देखिए, मैं इतना चीज कहता हूं कि प्रेरणा हर उस जगह से लेनी चाहिए जो कहीं ना कहीं सही। भाई, मैंने तो ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं जो गधे से प्रेरणा ले लेते हैं कि गधा बड़ा मेहनती होता है। तो आदमी प्रेरणा लेने का है तो प्रेरणा तो इंसान को सबसे लेनी चाहिए। कुछ योगी जी से भी सीखेंगे? जरूर सीखेंगे, अगर कुछ ना कुछ ऐसा मुझे दिखता है तो मैं सीखूंगा। मैंने एक चीज देखी है योगी जी की, जो इसका मैं कायल हूं, कि वो अपने लोगों का साथ देते हैं। वो जिसको अपना मानते हैं उसके लिए वो हर तरह से खड़े रहते हैं। शुक्रिया। तो ये अब्बास अंसारी जी थे जिनका कहना था कि अपने क्षेत्र की जनता को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और तमाम समस्याएं क्षेत्र की उनको सामने रखेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अनुप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का पहला दिन लेखा अनुदान पेश होने के साथ ही विपक्ष के हमलावर तेवरों के नाम रहा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने को लेकर विपक्ष ने पीठ से मांग की, लेकिन उससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदन के पटल पर 4 महीने के लिए 21,116 करोड़ 81 लाख का लेखा अनुदान पेश किया है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा से पहले ही सदन के पटल पर लेखानुदान प्रस्तुत करने पर विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए इस नियम के विरुद्ध बताया है। निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि नियमों के अनुसार राज्यपाल के अभिभाषण पर पहले चर्चा की जाती है, उसके बाद लेखानुदान पेश किया जाता है। विपक्ष ने संसदीय परंपराओं की अवहेलना का आरोप लगाया। तो वहीं विपक्ष के आरोपों से अलग बीजेपी विधायक ने इसे कार्य मंत्रणा की बैठक में तय हुए कार्यक्रम के अनुसार ही सदन की कार्यवाही करार दिया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लेखानुदान पेश करने पर सहमति बनी थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगले 4 महीने के लिए लेखानुदान बजट पेश किया है, जो 21,116.81 करोड़ का है। और चूंकि प्रधानमंत्री जी ने जो एक हमें मंत्र दिया है कि 2025 तक हमारा ये उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा, तो उसको दृष्टिगत हमारा ये बजट 4 महीने के लिए आगे जो दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से कल उस पर विभागवार चर्चा होगी, बजट कुल मिला के 21,116.81 करोड़ का है। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने प्रारंभ में कहा था हाउस के जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, रूल्स ऑफ बिजनेस को हाउस का अपना कोई भी रिजोल्यूशन ओवर रूल करता है।
और कार्य मंत्रणा समिति को कार्यक्रम जो निर्धारित किया उसको जब हाउस ने एंडोर्स कर दिया तो फिर सभी के सभी जो भी यदि नियमावली में कोई रूल है तो वो सुपरसीडेड माने जाते हैं। उत्तराखंड राज्य के पंचम विधानसभा के पहले सत्र की कार्रवाई आज सुबह राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई। राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त होने के बाद सदन के भीतर कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने महंगाई का मुद्दा उठा लिया, लेकिन कोई जवाब न मिलने के बाद अनुपमा रावत सदन से बाहर निकलकर सीढ़ियों पर धरने पर बैठ गई। हालांकि अनुपमा रावत पहले ही अपने दुपट्टे पर महंगाई संबंधित बिंदु जो है वो लिख कर लेकर के आई थी। अगर मैं हरिद्वार ग्रामीण के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, लगभग 17 दिन मुझे वहां की जो मेरे परिवार के जन हैं उन लोगों ने मुझे चुनकर अपनी इस बेटी को यहाँ पर भेजा, विधानसभा में भेजा, लेकिन पूरी तरीके से जो कानून व्यवस्था है वहां ध्वस्त नजर आ रही है। सुबह से लेकर, अगर मैं अपनी बात करूं, सुबह 4-5 बजे से लेकर रात के 2-2, 3-3 बजे तक आम जनता का, कांग्रेस के कार्यकर्ता, बहुत दुख से कहना पड़ा, उनके कॉल आते हैं कि उनको बेवजह जो है पुलिस के द्वारा बुलाया जा रहा है थाना चौकी में, और एक तरफा बिल्कुल पक्षपातपूर्ण जो है कार्रवाई हो रही है। मैंने जो आला अधिकारी थे उनको अवगत भी कराया चिट्ठी के माध्यम से, जो एक प्रक्रिया होती है उससे मैं चली, लेकिन जब मुझे लगा कि बिल्कुल कानों में रुई ठोस दी गई है और कुछ एक तरफा कार्य किया जा रहा है, तो मुझे बापू की प्रतिमा लेकर, उनकी तस्वीर लेकर थाने में बैठना पड़ा।